life has been divided into 5 kingdoms by R.H. Whitaker, and there are 5 kingdoms which are there. And earlier attempts were made by Aristotle, scientist, and we can say he was a observer who observes the nature and try to classify plants into trees, herbs, shrubs, and animals into those with having blood, right, red blood cells, and those animals which do not have red blood cells. तो एक बस ग्रॉस सा, एक बहुत ज्यादा सा सुपरफिशियल सा क्लासिफिकेशन किया था एरिस्टोटल ने, बट वो साइंटिफिक नहीं था। देन क्योंकि अब इंस्ट्रूमेंट्स इतने अच्छे नहीं, देन क्लासिफिकेशन हिस्ट्री में आते हैं, लिनियस का नाम आता है। लिनियस ने प्लांट और एनिमल किंगडम में लाइफ को डिवाइड किया, बट फिर भी ये सिस्टम क्या नहीं करता था। यहाँ पे एक ड्रॉबैक बताया है कि दिस सिस्टम नॉट एबल टू distinguish between eukaryotic and prokaryotic in unicellular and multicellular organism, photosynthetic and these non-photosynthetic fungi. So सभी को एक साथ ले लेता था ये, तो ये भी एक क्लासिफिकेशन का एक शॉर्टकमिंग है लिनियस की क्लासिफिकेशन। उसको हटाने के लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, जिसमें आर.एच. विटेकर, रॉबर्ट विटेकर 1969 में 5 किंगडम में लाइफ को बांटा, जिसमें मोनेरा आए। मोनेरा में प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। प्रोटिस्टा आए जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। फंगी आई जिनमें मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। देन प्लांट्स एंड देन एनिमेलिया, ये आए। द मेन क्राइटेरिया जो यहाँ पर जिनके बेसिस पे ये ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई हुए थे वो था सेल स्ट्रक्चर, यानी किस टाइप का सेल है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है कि हेटेरोट्रॉफिक है, और रिप्रोडक्शन कैसे होती है, उसके अंदर उन आपस में उनके कौन ज़्यादा प्रिमिटिव है, कौन नया ऑर्गेनिज्म है। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, विच इज़ द एंसेस्टर एंड विच इज़ द we can say next generation. So इस relationship को क्या who evolved from whom, तो who is the which group is the more primitive group. So this type of information or relationship is known as phylogenetic and it is also known as evolutionary relationship. So इनके बेसिस पे रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया, 5 किंगडम्स को क्लासिफाई किया. He classified these 5 kingdoms. Monera, the most primitive one, in which bacteria come, protista, in which unicellular animal like protist come, fungi, in which dead decaying organic matter को degrade करने वाले organisms आते हैं, plants आप जानते ही हो, नॉर्मली जो भी आपके सामने आसपास पेड़ पौधे होते हैं वो प्लांट्स होते हैं। एनिमल्स आप जानते हो कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं छोटे कीड़ों की तरह, केंचुओं की तरह, बारिश का मौसम में केंचुए होते हैं। देन कुछ बड़े एनिमल्स हैं बंदर की तरह, ठीक है, गाय की तरह। तो एनिमल्स हैं, हम भी एक तरह के एनिमल्स हैं। तो पूरी लाइफ 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ग्रुप्ड अंडर मोनेरा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर वर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंदर पर एक और इस किंगडम की भी एक शॉर्टकमिंग थी कि प्रोटिस्टा के अंदर क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला पहले एक साथ रखी हुई थी। एल्गे होती हैं दोनों, बट एक यूनिसेलुलर एल्गे होती है और ये क्लामाइडोमोनास क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गे हैं, ठीक है। जो शॉर्टकमिंग नहीं थी, ये इसका बेनिफिट था। दिस वाज अ बेनिफिट कि प्रोटिस्टा के बनने के बाद जो भी यूनिसेलुलर प्लांट्स थे उन्हें प्रोटिस्टा में डाल दिया गया था, जो कि पहले क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला किस में डाली जाती थी, प्लांट्स में डाली जाती थी, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता था। बट बाद में जब किंगडम प्रोटिस्टा बन गया तो किंगडम प्रोटिस्टा एक इस तरह का किंगडम बन गया जो कि बहुत वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल इन द टर्म्स कि इसके अंदर पैरामीशियम अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, इसके अंदर स्लाइम मोल्ड जैसी फंगस जैसे ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, इसमें कुछ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी आते हैं। तो ये एक मिक्स्ड हो गया, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन किंगडम हो गया जिसके अंदर तरह तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करने वाले, ठीक है। तो इनको मिल गया। देन प्लांट्स के अलग किंगडम हो गया, एनिमल्स का अलग किंगडम हो गया। देन लिविंग वर्ल्ड को फ्लो चार्ट में लिखा रखा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमेलिया में बांटा गया है।
किंगडम मोनेरा का आपको स्लाइड में दिख रहा है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। राउंड बैक्टीरिया कोकस हैं, लंबे जो बैक्टीरिया रॉड शेप में बैसिलस हैं, जो स्पाइरल बैक्टीरिया हैं, जो एस शेप या फिलामेंटस टाइप में हैं, जिनमें फ्लैजिला भी दिख रहे हैं, स्पाइरिला हैं, जो कॉमा शेप में, जैसे हम कॉमा लगाते हैं कॉपी में काम करते वक्त, यहाँ लगा हुआ है बैसिलस के बाद नीचे सेकंड पैराग्राफ में, द रॉड शेप बैसिलस कॉमा द कॉमा शेप विब्रियम, उन्हें विब्रियम बोलते हैं, प्लूरल में विब्रियो बोलते हैं। देन आर्की बैक्टीरिया भी मोनेरा में आते हैं। मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, 2 कैटेगरीज हैं। आर्की बैक्टीरिया में 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं। सॉल्टी एरिया में मिलने वाले हेलोफाइट्स, हॉट स्प्रिंग्स में, हॉट इन्वायरमेंट में मिलने वाले थर्मोएसिडोफाइल्स, एंड मीथेन प्रोड्यूस, मार्शी एरिया में मीथेन प्रोड्यूस करने वाले मिथेनोजेंस। तो दीज बैक्टीरियाज आर फाउंड। देन मिथेनोजेंस आपको गट ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के इंटेस्टाइन में भी मिलते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि मीथेन इज मेजर कंपोनेंट ऑफ अ गोबर गैस और अ बायोगैस। सो क्यों बनी? बिकॉज उसके अंदर, उसके इंटेस्टाइन में नेचुरली जो भी वो घास खाती हैं गाय या कैटल, उनको गोबर, उनका डाइजेस्टिव वेस्ट है, डाइजेशन के बाद जो वेस्ट है वो गोबर बनता है, एंड दैट इज उसके इंटेस्टाइन में लाइन होते हैं मिथेनोजेंस नाम के बैक्टीरिया, तो वो उनके गोबर में भी रिलीज होते हैं। एंड उससे अगर हम उसे एनारोबिक फर्मेंटेशन करवा दें, टैंक में डाल दें और रेगुलरली उसे क्लोज्ड रखें, तो दैट विल प्रोड्यूस मीथेन गैस, बिकॉज बैक्टीरियाज हैं उसमें। तो आर्की बैक्टीरिया का हमारे ये 3 कैटेगरी की बैक्टीरिया हमें एंशिएंट बैक्टीरिया के फॉर्म में, जब अर्थ सबसे पहले बनी थी तब से वो मिलते हैं। यू बैक्टीरिया, अब ये एक्सट्रीम बैक्टीरियाज नहीं है, नॉर्मल बैक्टीरियाज हैं जो मोनेरा में आते हैं, जो हर जगह मिल जाएंगे, डिकम्पोजर्स के फॉर्म में मिल जाएंगे, कुछ एंटीबायोटिक बनाने के काम में आते हैं, कुछ डिजीज करने वाले बैक्टीरियाज, कॉलेरा, टाइफॉइड, ये यू बैक्टीरिया में आते हैं, कुछ आपके कर्ड बनाते हैं, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं बैक्टीरिया फिजन से, ये वाले बैक्टीरिया फिजन, ये वाले नहीं, नॉर्मली हर बैक्टीरिया ज्यादातर बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। एक सेल जब 2 में डिवाइड होता है अपनी डीएनए कॉपी करके, एंड कुछ बैक्टीरिया सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करते हैं कि वो एक बैक्टीरिया में से डीएनए ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे बैक्टीरिया। क्लियर? एंड कुछ बैक्टीरिया, यस मैम, क्लियर। इसमें से कुछ बैक्टीरिया एक हेट्रोसिस जैसा स्पेशल स्ट्रक्चर रखते हैं जो उसकी वजह से नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इस पर्टिकुलर हेट्रोसिस स्ट्रक्चर में एटमॉस्फेयर से N2 आकर, जो डाई नाइट्रोजन है वो आकर इसके अंदर, हेट्रोसिस्ट के अंदर अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट होकर इसके अंदर रहती है, और ये जो अमोनिया है इससे अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सेल के अंदर डायरेक्टली जो अमीनो एसिड्स हैं वो बन जाते हैं। अमीनो एसिड्स आपको पता ही है, अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं, चेन होकर। अमीनो एसिड जब चेन बनते हैं, कई सारे अमीनो एसिड, जब 1 2 ऐसे एन नंबर ऑफ अमीनो एसिड जब आपस में बॉन्डिंग करते हैं, तो जो चेन बनती है उसको पेप्टाइड चेन्स या प्रोटीन चेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन। तो ऐसी ये हेट्रोसिस्ट नाम का स्ट्रक्चर स्पेशली ब्लू ग्रीन एल्गेज में मिलता है। किसमें मिलता है? These are found in blue green algae, और these are found in, एग्जाम्पल दिए हुए नॉस्टॉक एंड एनेबीना। नॉस्टॉक एंड एनेबीना दोनों BGA का एग्जाम्पल है, ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड दीज आर यूनिसेलुलर मोनेरा के मेंबर हैं। कौन से किंगडम के मेंबर हैं? मोनेरा के मेंबर हैं। मोनेरा में भी यू बैक्टीरिया के मेंबर हैं। साइनोबैक्टीरिया इनका दूसरा नाम है, साइनोबैक्टीरिया। व्हाई? बिकॉज साइनो वर्ड इज कमिंग फ्रॉम ब्लू कलर। Cyno word is coming from blue color. So blue color organisms. Clear? Blue green color organism because of the pigments that are present. Now coming to the next. This is a dividing bacterium, as I was telling you that one cell will divide into 2, and माइकोप्लाज्मा का मेंशन भी किया हुआ है कि ये ऐसे सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, जो कि विदाउट ऑक्सीजन रह सकते हैं एनारोबिक कंडीशन में, और ये कंप्लीटली इनमें सेल वॉल नहीं होती। नॉर्मल फीचर ये कहता है बैक्टीरिया का कि दैट दे विल हैव सेल वॉल,
एंड इवन सेल वॉल के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर एक और भी होती है किसी किसी बैक्टीरिया में, कैप्सूल, शुगर्स का बना हुआ है कैप्सूल भी होता है। बट ये जो बैक्टीरिया हैं, these are we can say simplest bacteria and they are without cell wall, ये हमें याद रखना है। एंड माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शियस भी हैं, आगे लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए विच बैक्टीरियाज आर देयर विच आर सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंड लैक सेल वॉल, तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी माइकोप्लाज्मा, ठीक है। पहला पेपर आपका एमसीक्यू होने वाला है, आपको पता है 90 मिनट्स का पेपर हो रहा है नवंबर में आपका, दैट इज एमसीक्यू टाइप असेसमेंट, तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क। मैम ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा वो पेपर? किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, किस तरह के कंडीशंस हैं, सिचुएशंस क्या हैं, उसके बेसिस पे या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन, ठीक है। मैम और सुनाइए 20 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं। बताया तो सब कुछ है बट अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि प्रॉपर मैसेज आना चाहिए। अगर प्रॉपर मैसेज होगा न्यूज़पेपर में या गाइडलाइंस जो भी होंगी, एंड यहाँ पे भी स्कूल में जो भी मैसेज होगा वो आपको फिर क्लास ग्रुप में शेयर करेंगे। ओके हाँ जी, syllabus is approximately whatever portion will be covered in your subjects will be coming. Okay. Kingdom Protista. All single-celled eukaryotes are placed under Protista. Members of Protista are primarily aquatic. लिंक होते हैं ये दूसरे किंगडम्स के, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोटिस्टा किंगडम में जो दूसरे किंगडम्स का लिंक है, मतलब उसमें हर किंगडम के फीचर्स हैं। कुछ इसमें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, कुछ एनिमल लाइक, कुछ फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं, और ये बिकॉज यूकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्टा में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, एंड प्रोटिस्टा एसेक्सुअली सेक्सुअली दोनों तरह से डिवाइड कर सकते हैं। प्रोटिस्टा के ये 5 मेंबर्स हैं, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, प्रोटोजोन्स, मोल्ड्स, यूग्लिनोइड्स। क्राइसोफाइट्स का ये एग्जांपल दिया हुआ, दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स, गोल्डन एल्गे, डेस्मिड्स, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन एनवायरनमेंट। दोनों हैबिटेट्स में मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी में यानी नदी और झरनों में, एंड खारे पानी में मैरीन वाटर में भी मिल जाएंगे। ये पैसिवली फ्लोट करते हैं इसलिए इन्हें प्लैंकटन भी कहा जाता है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स नाम के ऑर्गेनिज्म का स्पेशल फीचर है 2 फ्लैजिला होना, एंड ये भी पिगमेंटेड होते हैं। अब देख रहे हो समुद्र में रेड कलर का वाटर का वेव्स बन रहे हैं, तो वो रेड कलर क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डायनोफ्लैजिलेट नेम गोनियोलैक्स। गोनियोलैक्स नाम का जो ऑर्गेनिज्म है वो रैपिडली मल्टीप्लाई कर गया, ये रेड डायनोफ्लैजिलेट, इससे वजह से रेड टाइड्स, इस फिनोमिना को यानी रेड कलर के वेव्स बनने को, ज्यादा ओवरग्रोथ होने को, ज्यादा ओवरग्रोथ हो गई है रेड कलर के पिगमेंट वाले ऑर्गेनिज्म की, तो ये पूरा वाटर रेड हो गया। एंड इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि ज्यादा रिप्रोडक्शन से ही कुछ टॉक्सिन रिलीज करता है इन्वायरमेंट में, पानी में, जिस दूसरे एनिमल्स को, फिशेस को मार देती है। जो भी इस वाटर में थ्राइव कर रहा है लाइफ, वो मर जाता है बिकॉज ऑफ दैट टॉक्सिन विच गोनियोलैक्स रिलीज। यहाँ पर नेम लिखा हुआ है इस रेड कलर, रेड डायनोफ्लैजिलेट का, गोनियोलैक्स। ओके, सो इट इज क्लियर? यस मैम, क्लियर। Yes, ma'am. Now coming to euglenoids, euglenoids फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिक, स्टैग्नेंट वाटर में भी मिल जाएंगे, रुके हुए पानी में, और इंस्टेड इनके सेल वॉल नहीं होती, बट इसके अंदर एक पतली सी प्रोटीन लेयर होती है जिसे पेलिकल कहते हैं, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जस्ट इससे जस्ट स्टिकी होती है बॉडी से, एंड वो इसीलिए होती है, फ्लेक्सिबल होती है प्रोटीन की बनी होने की वजह से, एंड वो प्रोटेक्टिव ही है एक तरह से। एंड इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रहते हैं, एंड व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, जब उन्हें सनलाइट नहीं मिलती है, हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करते हैं, छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। इंटरेस्टिंगली पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल डोज पिगमेंट्स आर हायर प्लांट्स, ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं यूग्लिनोइड, तो ये दोनों तरह का न्यूट्रिशन करेंगे। जब इसके अंदर पिगमेंट्स हैं तो ये जब लाइट होगी
अब ये फोटोसिंथेसिस करेगा और जब इसमें लाइट नहीं होगी तो ये छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाकर, यहाँ लिखा है देखो, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव एज अ हेटेरोट्रॉफ। तब ये प्रिडेशन करेंगे। प्रिडेशन मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म को एज अ फूड खाना, उसे प्रिडेटर्स कहते हैं। जैसे लॉयन प्रिडेटर होता है, लॉयन ईट द lion and tiger eat the deer and other small carnivores. They are big carnivores, they are predators. So such is the case of यूग्लिना। जब उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, जब इसके इन्वायरमेंट में लाइट नहीं है, तब ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाएगा, अपने से छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाएगा। क्लियर? यूग्लिनाइड्स का ये रिपीटेड स्लाइड है। नाउ प्रोटोजोअन्स हैं। ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट। जितने भी प्रोटोजोआ हैं वो सारे हेटेरोट्रॉफ्स हैं और ये पैरासाइट्स की तरह, प्रेडेटर्स की तरह काम रहते हैं। एंड दे बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, और ये एनिमल्स के रिलेटिव्स हैं। देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ, 4 मेजर ग्रुप हैं प्रोटोजोआ के। ऑन द बेसिस ऑफ इनमें क्या फीचर इंपॉर्टेंट है उसके बेसिस पे इनका नाम रखा गया है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, 3 मार्क्स में कम आता है। अमीबॉइड प्रोटोजोआ अमीबा लाइक होते हैं जो सीडोपोडिया बनाकर मूव करते हैं, सीडोपोडिया से अपना खाना पाते हैं। एंड इसका एग्जांपल दे रखा है एंटोमीबा। एंड देन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआस, जो इसके अंदर फ्लैजिला है, मूवमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। दे हैव फ्लैजिला, पैरासाइटिक फॉर्म है। जैसे यहाँ एग्जांपल जो दे रखा है ट्राइपोनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस करता है, बीमारी करता है अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। सीलिएटेड प्रोटोजोआज ऐसे प्रोटोजोआज है जिसके अंदर सीलिया से मूवमेंट होती है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है पैरामीशियम, और इनके अंदर एक ओपनिंग होती है, एक कर्व होता है जिसे ओरल ग्रूव कहते हैं। ये पोर्शन इनका ओरल ग्रूव होगा, और इस ओरल ग्रूव से निकला हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे ग्यूलेट कहते हैं। इस ग्यूलेट में फूड आता है, ओरल ग्रूव से फूड अंदर आता है और ग्यूलेट में पहुंचता है, और ग्यूलेट में पहुंचने के बाद वो यहाँ से फिर फूड वैक्यूल में आता है। फूड वैक्यूल में वो भेजा जाता है। फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव इंजाइम्स को डाइजेस्ट करती हैं और फिर ये पूरी तरह से साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाता है। इस तरीके से ये फूड लेते हैं। ठीक है, ओके मैम। नाउ प्लाज्मोडियम, लास्ट कैटेगरी जो प्रोटोजोआ की, स्पोरोजोअन्स। इसके अंदर डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो लाइफ साइकिल, एक इन्फेक्शियस लाइफ साइकिल रखते हैं, जिसके अंदर ये ह्यूमन पॉपुलेशन पे बीमारी करते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, मलेरिया एक डेडली डिजीज है। इसमें अब आपका आता है नेक्स्ट किंगडम जो होता है वो किंगडम फंगी आता है। किंगडम फंगी में constitute a unique kingdom of heterotrophic organism. They show great variety, great diversity in morphology and habitat. मतलब ये ऐसा किंगडम है जो कि फंगी, जो कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। इसके मेंबर्स भी तरह तरह के फीचर्स लिए हैं, तरह तरह के इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी अलग है। जैसे यीस्ट है, हमने यीस्ट के बारे में पढ़ा है रेस्पिरेशन में, लाइफ प्रोसेसेस में, कि यीस्ट फर्मेंटेशन करती है। और यीस्ट किस तरह की फंगस है, बडिंग भी करती है, यूनिसेलर फंगस है, सिंगल सेल है। ठीक है, और हमने एक और पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि राइजोपस एक ऐसी फंगस थी जो कि स्पोर फॉर्मेशन करती थी, बिकॉज वो एक ऐसा स्पोरेंजियम टाइप स्ट्रक्चर बनाती थी। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था डायग्राम, तो उसमें स्पोर्स बनते थे ऊपर। तो एक फंगस तो फंगी के मेंबर में से यूनिसेलर है, एक मल्टी सेलुलर हो गई, बहुत सारे सेल्स हैं। तो इसीलिए बोला डाइवर्स ग्रुप है फंगस का, एक पूरा डाइवर्स किंगडम है जिसमें तरह तरह के मेंबर्स मिलते हैं। और ये कई जगह मिलती हैं, कई सारे हैबिटेट में मिल सकती हैं। इनकी मॉर्फोलॉजी सबकी अलग अलग है। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर, अभी जो मैंने डायग्राम बताया वो एक्सटर्नल फीचर ही तो है, एक यूनिसेलर है, एक मल्टी सेलुलर है। तो बॉडी का एक्सटर्नल फीचर इज द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी सबकी अलग अलग होती हैं फंगस की। एंड डेड मैटर से खाना लेती हैं।
प्लांट्स एनिमल्स पे पैरासाइटिक भी हो सकती हैं, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में लाइकन्स की तरह सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती हैं, माइकोराइजा की तरह भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह सकती हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब दो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जैसे लाइकन जो है, लाइकन में दोनों ऑर्गेनिज्म है, एक कंपोनेंट है, फंगी कंपोनेंट है इसका, मतलब एक मेंबर फंगी है और दूसरा मेंबर क्या है, एल्गी है। और ये सॉइल बनाते हैं रॉक्स पे ग्रो करके। लाइकेंस हमेशा रॉक्स पे ग्रो करते हैं, रॉक्स की वेदरिंग करते हैं। वेदरिंग करने के बाद फंगस एल्गे को एक फ्रेमवर्क देती है, एल्गे फंगस को फूड देती है, क्योंकि एल्गे फोटोसिंथेटिक है। तो एल्गे प्रोवाइड फूड, algae provide food to fungi and fungi provide the structure and minerals and water absorb करके उसे algae को देती है। दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं। ठीक है, तो asexual reproduction is spores and called conidia and sporangiospores or zoospores, and sexual reproduction is by oospores, ascospores and basidiospores। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, ये इनके एग्जांपल्स हैं जो इनके रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। वेजिटेटिवली अगर किसी फंगस को रिप्रोडक्शन करना होगा, माइकोराइजा रह गया, लाइकन बता रही थी मैं, लाइकन के बाद माइकोराइजा क्या है, वो एक और फंगल एसोसिएशन है, एक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रह रहे हैं, तो माइकोराइजा में ट्रीज होती हैं, ट्रीज की रूट्स हैं, पेड़ों की रूट्स हैं, जड़ें हैं, तो ट्री रूट्स होती हैं, और वो ट्री रूट्स किसके साथ रहती हैं, यानी ट्री रूट्स में ग्रो करने लगती हैं अपने आप आके फंगस। तो ऐसी जो रूट्स हैं, जो फंगल रूट्स हैं, फंगी वहां आके ग्रो करने लगी, ऐसे कुछ पेड़ हैं जिनकी रूट्स में फंगी आके ग्रो करने लगी, तो उस एसोसिएशन को माइकोराइजा बोलते हैं। तो वो पेड़ को क्या देती हैं और पेड़ उनको क्या देता है, पेड़ उनको रहने की जगह देता है, और फंगी उनको क्या देती है, फंगी कोई भी मैटर, मैन्योर वगैरह है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ये सब चीजें मिट्टी से एब्जॉर्ब कर करके उसको, पेड़ की रूट्स को अवेलेबल कराती है। अब रिप्रोडक्शन की फंगी की बात हुई, हम कोई भी ऑर्गेनिज्म बताएंगे, जब भी हमें कोई ऑर्गेनिज्म बताना होगा, हमें ये चीजें जरूर बतानी होंगी कि उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसकी हैबिटेट क्या है, कहाँ ये मिल रहा है, क्या उसके फॉर्म्स हैं जिसमें वो अवेलेबल है। जैसे कि डेड मैटर ये खाना खाता है, डेड मैटर से फंगस डिकम्पोजर्स होते हैं मेनली फंगस। आपने देखा होगा कोई भी डेड मैटर का मतलब कोई डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, उस पर फंगस ग्रो हो रही होती है और वो उसको रिसाइकल कर देती है, मिट्टी में वापस से मिला देती है। मिट्टी पे कुछ मर गया है, यहाँ पे कोई कीड़ा वीड़ा मर गया, उसको फंगस उस पर ग्रो करके, उसे कवर करके, उसे मिनरलाइज करके वापस से क्या करती है, मिट्टी में ही डिकम्पोज करके रिसाइकल कर देती है। तो ये फंगस का काम है कि वो डिकम्पोजर्स है, वो डेड डिकेइंग मैटर को खाती है। देन ये हमें मेंशन करना पड़ेगा जब भी हम फंगी लिखेंगे। फिर हमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन बतानी पड़ेगी लाइकेंस और माइकोराइजा की। फिर हमें ये बताना पड़ेगा कि वो रिप्रोडक्शन कैसे करती है। तो हम ये फीचर्स लिख रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में, हमें बतानी पड़ेंगी ये सब चीजें। ठीक है, देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन, अगर इनका हाइफे टूट गया, मतलब फंगस का स्ट्रक्चर बेसिकली एक फिलामेंट जैसा होता है, फिलामेंट की ब्रांचेस जैसा होता है। ठीक है, तो उसमें स्ट्रैंड जैसे होते हैं, उसी के अंदर उसके न्यूक्लियस घूम रहे होते हैं, उसी में उसकी माइटोकॉन्ड्रियाज घूम रही होती हैं, तो एक लंबा सा फिलामेंट जैसा होता है। हाँ, कुछ फंगस के मल्टी सेलुलर हाइफे होते हैं, मतलब एक ही स्ट्रैंड में कई सारे न्यूक्लियस होंगे, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे होते हैं। हाइफे कहते हैं इन फिलामेंट्स जिससे फंगस बनी है, उसका एक पर्टिकुलर वर्ड बोला जाता है हाइफे। तो कुछ हाइफे मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी बनाया, उसमें दो तीन न्यूक्लियस बना दिए, तो और एक साथ हैं, उसमें कहीं कोई सेपरेशन नहीं है, तो ये मल्टी न्यूक्लियस, मल्टी सेलुलर बोल लो या मल्टी न्यूक्लिएट हाइफे हो गया, बहुत सारे न्यूक्लियस वाला। ठीक है, कुछ हाइफे ऐसे होते हैं कुछ फंगस के जो कि यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट या डाई न्यूक्लिएट होते हैं, दोनों तरह से होते हैं, यानी एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है या एक सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं। तो यूनिन्यूक्लिएट वाले में कैसा स्ट्रक्चर होगा कि अगर थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स हैं,
तो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स में बीच बीच में कंपार्टमेंट्स होंगे, बीच बीच में कंपार्टमेंट्स होंगी, और वो कंपार्टमेंट्स के अंदर हमेशा एक ही न्यूक्लियस मिलेगा, एक इधर एक इधर। तो जहाँ जहाँ जो जो कंपार्टमेंट्स होंगी उस हाइफे में, सब में सिंगल कंपार्टमेंट में सिंगल न्यूक्लियस अगर मिलता है तो वो यूनिन्यूक्लिएट हाइफे हो जाए। तो इस तरह का भी फंगस कुछ कुछ मेंबर्स में ऐसे हाइफे देखे जाते हैं, ऐसा सेल स्ट्रक्चर देखा। तो अब कहने की बात यहाँ पे ये इसीलिए समझाएगी कि वेजिटेटिव मीन्स से रिप्रोडक्शन हो रहा है फ्रेगमेंटेशन, मतलब हाइफे अगर कहीं से जर्क से ब्रेक हो गया, ठीक है, हाइफे कोई ब्रेक हो गया तो जो हाइफे है ये वाला वो अपने आप को ग्रो कर लेगा, इधर भी ग्रो कर लेगा और उधर भी ग्रो कर लेगा और ब्रांचेस भी बना लेगा, and it will be making the new hyphae from new fungus from it, and this kind of reproduction is known as fragmentation। इसको फ्रेगमेंटेशन, जैसे आपने पढ़ा था 10th में स्पाइरोगाइरा में, स्पाइरोगाइरा नाम की एल्गी क्या करती थी, अपने आप को फ्रेगमेंट्स में तोड़ देती थी और वो फ्रेगमेंट्स पे ग्रो कर लेते थे। क्लियर? फिजन, बडिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये इसके टाइप्स हैं। फिजन भी एक इसका टाइप है, आपको पता है ईस्ट का, ईस्ट में तो बडिंग है, पर कुछ और अगर यूनिसेलुलर फंगस है तो उसमें फिजन भी देखा जाता है। फिजन का मतलब भी है एक सेल किस में हो रहा है, दो में डिवाइड हो रहा है, वन सेल इज डिवाइडेड इनटू टू। तो इसमें ये दिखाया हुआ है कि बडिंग और फ्रेगमेंटेशन और ये सब दिया है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, ज़ूस्पोर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospore, ascospore, basidiospore। ठीक है, ये कुछ स्पोर्स के नाम है बेटा, ज़ूस्पोर्स हो गए, कोनिडिया हो गए, इनका स्पोरेंजियोस्पोर हो गया। इनके नाम कैसे याद रखोगे, इनके नाम हमेशा किससे आते हैं, इनके नाम हमेशा किस तरीके से कोनिडिया बनते हैं, यानी कौन से स्ट्रक्चर्स पे ये बन रहे हैं। जैसे पेनिसिलियम नाम के जो जीनस है फंगस की, यानी पेनिसिलिन नाम की फंगस, आपको पता होगा कि एंटीबायोटिक की हिस्ट्री सब वेल नोन है कि सबसे पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी वो पेनिसिलिन डिस्कवर हुई थी। तो वो कौन सी वाली फंगस से निकली थी, वो पेनिसिलियम फंगस से निकली थी, इसी वजह से उसका नाम क्या है, पेनिसिलियम फंगस से निकलने की वजह से उसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। पेनिसिलियम से निकली थी, पेनिसिलियम इज द फंगल नेम। पेनिसिलियम के ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर जिसके अंदर आपके कोनिडियोफोर जैसे स्टिक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब उसके हाइफे में ही ये स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्कोपिक। हम माइक्रोस्कोप में थोड़ी सी पेनिसिलियम फंगस लेके स्लाइड बना के देखेंगे तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, और इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर चेन ऑफ स्पोर्स लगते हैं, हर एक स्ट्रक्चर के ऊपर चेन ऑफ स्पोर्स लगता है। ठीक है, तो इन चेन ऑफ स्पोर्स को क्या जब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, पेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, पेन के टिप्स की तरह, इनको कोनिडियोफोर कहते हैं। इन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर्स। ये कोनिडियोफोर्स जैसे एक्सटेंशंस होते हैं, मतलब रिसेप्टर्स एंड जो होते हैं, इनके ऊपर चेन ऑफ बर्ड्स बनती, चेन ऑफ स्पोर्स बनते रहते हैं, और उन चेन ऑफ स्पोर्स को नाम से ही पता है कौन से स्पोर्स बोलेंगे। अगर वो कोनिडियोफोर्स पे ग्रो कर रहे हैं तो उन्हें क्या बोला जाएगा, उन्हें कहा जाएगा कोनिडिया। कोनिडिया। स्पोर्स जो कोनिडियोफोर्स पे ग्रो करते हैं उन्हें कोनिडिया बोलते हैं, और ऐसे स्पोर्स जो कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कह सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएट हाइफे में से एक ऐसे करके बॉल बना के और एक इस तरीके का बॉल सा स्ट्रक्चर बना के, इसके अंदर ये जो आपने 10th में पढ़ा था राइजोपस नाम का फंगस पढ़ा था, तो राइजोपस पहली वाली थी पेनिसिलियम, ये दूसरी फंगस है, ये राइजोपस है। तो राइजोपस फंगस में इस तरह का हाइफे होता है जिसमें एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर टॉप में होता है, और इस बॉल जैसे स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के अंदर कौन से स्पोर्स होंगे, स्पोरेंजियोस्पोर्स। कौन से स्पोर्स होंगे, स्पोरेंजियो, इसमें भी स्पोर्स भरे रहते हैं। तो ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, और ये स्ट्रक्चर्स एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं, और इनके नाम उन पे पड़े हैं जिन स्ट्रक्चर्स में ये बनते हैं। तो ये स्पोरेंजियोस्पोर्स बना रहा है।
राइजोपस क्या बनाता है? स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, तो जो स्पोर जिसमें स्ट्रक्चर में बनेगा उसका नाम उसी से आएगा। और स्पोर एक्चुअली में क्या है? स्पोर इज जस्ट अ यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक हार्ड रेस्टिंग रिप्रोडक्टिव बॉडी। यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक होती है, टफ कवरिंग से ली हुई होती है, अनफेवरेबल कंडीशन में किसी ऑर्गेनिज्म ने बनाई है। स्पोर्स सिर्फ फंगस नहीं बनाते, स्पोर्स बैक्टीरिया भी बना लेते हैं, एल्गी भी बना लेती हैं स्पोर्स। स्पोर कोई भी ऑर्गेनिज्म बना सकता है, स्पोर इवन प्लांट्स भी बनाते हैं। जो हम ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे हैं, जो हम टेरिडोफाइट्स पढ़ते हैं, वो भी स्पोर्स बनाते हैं। तो स्पोर ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, कॉमन स्ट्रक्चर हो गया, जो भी रेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है, जो एक हार्श इन्वायरमेंट को टाइड करने के लिए कोई ऑर्गेनिज्म बनाता है, जिसके अंदर डीएनए स्टोर होता है, जिसके अंदर जिंदा सेल होता है, जिससे कि वो क्या हो सके, इट कैन स्प्रेड इनटू द इन्वायरमेंट। इज इट क्लियर? एंड इन्वायरमेंट यस मैम। जहाँ वो सेटल होगा वहीं पर फिर वो नया ऑर्गेनिज्म को गिव राइज करेगा। ठीक है, अब बात आई जूस्पोर्स क्या है, नाम से क्या पता चल रहा है? ऐसे स्पोर जिनके अंदर फ्लैजिला होंगे। अगर कोई फंगल स्पोर्स में, किसी फंगल स्पोर्स में 2 फ्लैजिला निकलते हुए दिख रहे हैं, थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर, या ज्यादा फ्लैजिला निकलते हुए दिख रहे हैं, वो उससे मूव हो सकता है। तो फ्लैजिला इज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म कैन मूव। तो फ्लैजिलेटेड स्पोर कोई होगा तो उसको जू स्पोर बोला जाएगा, बिकॉज जू वर्ड इज फॉर एनिमल एंड एनिमल कैन मूव। तो स्पोर दैट कैन मूव बाय फ्लैजिला इज नोन एज अ जू स्पोर। इस तरह से हमें याद रखना है। ठीक है, देन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त भी कुछ स्पोर्स बनते हैं, जिन्हें ऊ स्पोर्स बोला है, एस्कोस्पोर्स बोला है, बेसिडियोस। कॉन्सेप्ट वही है, एस्कस नाम के स्ट्रक्चर में बनने वाले स्पोर एस्कोस्पोर, बेसिडियम नाम के स्ट्रक्चर में बनने वाले स्पोर्स बेसिडियोस्पोर्स, and oospores is that structures which are we can say formed in the oogonium। ओगोनियम में बनेगा वो स्ट्रक्चर्स oospores हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर्स हैं फंगस के स्ट्रक्चर, जिन फंगल स्ट्रक्चर्स में सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे एस्कस हुआ, बेसिडियम हुआ, सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे आपने प्लांट्स में पढ़ा है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के वक्त आपने पढ़ा था ना कि स्टेमन होता है, स्टेमन में फिलामेंट होता है, फ्लावर में स्टेमन होता है, फिलामेंट होता है, फिलामेंट के ऊपर टॉप में एंथर होता है, और उस एंथर में क्या बन रहे थे? पोलन ग्रेन। तो हम पढ़ते थे ना कि स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, हम प्लांट्स के लिए ऐसे पढ़ते थे। और हम ये भी पढ़ते हैं कि कार्पल सेंटर में होता है, उसमें ऊपर की तरफ स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, और ये ओवरी में एग बनता है। ये पढ़ा था हमने। ये फ्लावर के स्ट्रक्चर, ये प्लांट के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सेम इज द केस, फंगस में भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स का नाम एस्कस होता है, एस्कस, ASCUS, एंड उसका स्ट्रक्चर है। बेसिडियम भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और उनमें जो स्पोर्स बन रहे हैं वो उसी के नाम से, उसी का नाम पड़ा है। ठीक है, बेसिडियम में जो बन रहा है वो बेसिडियोस्पोर है। नाउ कमिंग टू द फंगस, 4 main categories of fungus which is given in NCERT also: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes। यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट है, ड्यूटेरो है, DEUTERO, TE is absent here। ये NCERT का ही स्लाइड है, NCERT से लिया हुआ स्लाइड है। मेन यही चीज वहां भी लिखी हुई है कि मेंबर फाइकोमाइसेटीज के एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में मिल जाएंगे, डिकेइंग वुड पे मिल जाएंगे, मॉइस्ट होती है जो, एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक। मैंने आपको बताया सेप्टा नहीं होंगे, कोई माइसीलियम अगर एसेप्टेटेड दैट मींस मल्टीसेलुलर। माइसीलियम क्या है बेटा? माइसीलियम, मैंने हाइफा बोला था, ये माइसीलियम बोल रहा है। माइसीलियम नेटवर्क ऑफ हाइफा होता है। ठीक है, अगर बहुत सारे हाइफा का एक नेटवर्क है कहीं पर, एक ये ब्रांच है, इसी फंगस की दूसरी ब्रांच इधर से जा रही है, ठीक है, और एक और ब्रांच आ गई इसी फंगस की, तो अगर नेटवर्क आ गया कहीं पर हाइफे का, तो इस पूरे कलेक्टेड नेटवर्क को क्या बोल देते हैं? माइसीलियम बोल देते हैं। सब जगह
अब ये ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड मोल्ड पे पूरा बिछा हुआ है पूरा ये हाईफेज। अब ये हाईफेज बिछे हुए हैं तो इसको हम हाइफा तो बोलेंगे नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। म्यूकर फाइकोमाइसिटीज की मेंबर है और उसका माइसीलियम कैसा है, उसके फीचर्स लिखे हुए हैं कि उसका माइसीलियम एसेप्टेट है, ठीक है, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, उसमें सेप्टा नहीं मिलते। सिनोसाइटिक, एसेप्टेट मतलब विदाउट सेप्टा, विदाउट वॉल्स, उसके अंदर कहीं पे भी कोई वॉल्स नहीं है, ठीक है, दिस इज एसेप्टेड, दिस मीन्स एसेप्टेड, नो वॉल्स, जस्ट सिनोसाइटिक, सिनोसाइटिक मीन्स मेनी न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियस, clear? It is Yes, ma'am, clear. So this type of thing and these type of characteristics is given about each fungus, not only about the phycomycetes, but this type of example is also given albumin.